वैसे कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है अपने नए कमांडिंग ऑफिसर की। सोनम ने अंजलि की तरफ गौर से देखते हुए कहा। अब तुझसे छुपाकर कहाँ जाना है मैंने। अंजलि ने थोड़ा सा शर्माते हुए सोनम की तरफ देखा और बोली, तुझे मैंने बताया तो था कि एक सीनियर पर मुझे फर्स्ट ईयर से क्रश था। तो यही वो सीनियर है? सोनम ने सवालिया नजरों से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि ने अपनी गर्दन हिला दी। क्यों महारानी जी, जे तुम्हारे अंबाला में मोड़न की कमी पड़ गई हती जो तुम्हें अपाई सीनियर पे क्रश हो गए हो? बताया था ना आप लोगों को कि जब भी सोनम परेशान होती थी या घबरा जाती थी तो फिर उसके मुंह से शुद्ध ब्रज भाषा ही निकलती थी। अरे प्लीज यार, डोंट बी एंग्री, अंजलि ने सोनम को मनाते हुए कहा। तुम कतई बवाल हो यार, इतने हमारी सटकी पड़ी और तुम अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही हो, सोनम ने गुस्सा होते हुए कहा। अब मान भी जा मेरी राधा रानी, अंजलि ने उसके गले पड़ते हुए कहा। वैसे भी क्रश होता तो अब तक खत्म हो चुका होता, पर यार जब भी सौरभ सर को देखती हूँ ना, कसम से दिल में जो घंटियां बजती हैं तो फिर और कुछ याद ही नहीं रहता है। अंजलि ने जैसे कहीं खोते हुए अपने मन की बात बता दी थी। तुम्हारे दिल के अंदर क्या कोई मीटर वीटर फिट है जो तुम्हें पता चल जाता है कि अब सौरभ सर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे दिल की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी? सोनम को ये सब लॉजिक कुछ अजीब लग रहे थे। हाँ मेरी राधा रानी, जब प्यार होता है ना तो ऐसा ही होता है। जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे आसपास ही होता है तो तुम्हारे दिल को ना उसकी खबर लग ही जाती है। वो अगर तुम्हारे आसपास से गुजर भी जाए ना तो ये जो दिल है ना, सोनम ने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, ये बहुत जोरों से धड़कने लगता है कि जैसे अब ये दिल बाहर आकर ही मानेगा। अंजलि बता तो उसे अपने दिल का हाल रही थी, पर ये क्या, सोनम को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके साथ भी तो पिछले 2 दिनों से ऐसा ही कुछ हो रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो किसी से प्यार नहीं है, उसने तो आज तक किसी के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, पर तभी अचानक से उसका दिल फिर से यूं ही जोर से धड़कने लगता है। धक 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 धक। अंजलि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से कहा कि सामने देख। सोनम ने सामने की ओर देखा। सौरभ सर उन्हीं लोगों की तरफ बढ़े चले आ रहे थे और उनके साथ में आ रहे थे उनके ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी। सोनम ने एक बार उस ओर देखा और फिर घबराहट में अपनी नजरें वहां से हटा ली। अंजलि ने इशारा तो सोनम को सौरभ सर के लिए किया था, पर उसे क्या पता था कि सौरभ के साथ अमित एक के साथ एक फ्री के ऑफर में सोनम के लिए आ रहे थे। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, सौरभ ने अंजलि और सोनम की तरफ हाथ हिलाकर कहा। हेलो हेलो सर। दोनों लड़कियों का दिल किसी धौंकनी की तरह तेज दौड़ रहा था। रिलैक्स मिस वधावन, मिस वशिष्ठ, सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग तो बस आपको ये बताने आए थे कि आने वाले फ्राइडे को हम लोगों को गोवा के लिए निकलना है। गोवा? इस बार सोनम ने सर ऊपर करके सौरभ की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हुआ मिस वशिष्ठ, आप इतना चौंक क्यों गई गोवा के नाम पर? अमित ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हमें नहीं, वो कुछ नहीं, सोनम कुछ कहते कहते रुक गई थी। दरअसल सोनम को ना पानी से बहुत डर लगता है और गोवा में तो समंदर है ना, शायद इसीलिए। अंजलि ने सोनम की आंखें दिखाने के बावजूद भी अमित और सौरभ को बता दिया था। वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वांट टू क्लियर दिस विथ यू ऑल दैट वी आर गोइंग देयर फॉर आवर प्रैक्टिकल इवेंट, नॉट फॉर एंजॉयिंग पिकनिक एट द सी, सो देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट इट, अमित ने कड़क आवाज में कहा और सौरभ को वहां से आने के लिए इशारा करते हुए चला गया। Don't mind him. He sometimes talks like this. वो बस मुंह से ही खराब बोलता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है, सौरभ ने अमित के एटीट्यूड पर बटरिंग करते हुए कहा। अच्छा, फिर मिलते हैं फ्राइडे को, सौरभ ने अंजलि की तरफ प्यार से देखा और दोनों से हाथ मिलाकर बाय करके वहां से चला गया। तो मिस वशिष्ठ को समंदर से डर लगता है। चलो अच्छा ही हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता चल गया। अब अगर तुमने गोवा जाकर मेरे और अमित के बीच आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे डर को सच बनाने में देर नहीं लगाऊंगी। काव्या थोड़ी दूर पर खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी और फिर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए वहां से चली आई। यार तू थोड़ा पोलाइटली भी तो बात कर सकता था ना, सौरभ दौड़ते हुए अमित के पीछे पीछे आ रहा था। अमित उसकी बात सुनकर रुक गया और पलटकर उसकी तरफ खड़ा हो गया। तेरा ये पोलाइट होना तुझे ही मुबारक हो। वैसे और कितनी लड़कियों के साथ तू पोलाइट होकर बात कर चुका है अब तक? हाँ, बता तू जाकर उस जूनियर को, अमित ने धमकी भरे लहजे में कहा। नहीं यार, दिस टाइम आई एम सीरियस, वो भी गॉड प्रॉमिस वाला। सौरभ के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। बहुत मस्ती कर ली यार, अब तो लास्ट सेमेस्टर भी आ गया, जिंदगी अब एक ठहराव चाहती है, और जब ठहरना ही है तो फिर किसी ऐसे के साथ क्यों ना ठहरूं जो मेरी फील्ड की और मुझे पसंद भी हो। सौरभ वहीं ग्राउंड में बैठ गया। पक्का सोच ले, अंजलि की आंखों में मुझे तेरे लिए सच्ची चाहत दिखाई देती है, वो तेरी बाकी की बंदियों की तरह नहीं है। तो एक कदम आगे बढ़ाने से पहले सोच लेना, कहीं मजाक मजाक में तो उस लड़की का दिल ना दुखा दे। अमित भी सौरभ के पास ही बैठ गया था। नहीं यार, आई एम डैम सीरियस अबाउट हर,
सौरभ ने बहुत विश्वास के साथ कहा। अमित मुस्कुराकर वहीं घास पर लेट गया। सौरभ की बात सुनकर अमित मुस्कुराते हुए वहीं घास पर लेट गया। वैसे क्या बात है, आजकल बड़ा लड़कियों की फीलिंग्स, उनके इमोशंस और दिल के बारे में केयर करने लगा है तू, हैं? सौरभ थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक कर बैठ गया। वैसे डॉक्टर अंजलि की फ्रेंड का नाम क्या है? हाँ, डॉक्टर सोनम वशिष्ठ, वो भी बड़ी खूबसूरत है। सौरभ जानबूझकर कुछ सोचने जैसी एक्टिंग करने लगा था। जूनियर विंग के गलियारे उनकी खूबसूरती और नजाकत के किस्सों से गूंजते रहते हैं। उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? सौरभ उसके पेट पर अपना हाथ टिकाते हुए लेट गया। Are you out of your mind? अमित उठकर बैठ गया। मैं तो बस तुझे तेरे और डॉक्टर अंजलि के ब्राइट फ्यूचर के लिए समझा रहा था। इस सब में मैं कहाँ से फिट हो गया? अमित उठकर खड़ा हो गया और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया। She is really very beautiful. तू कहे तो बात चलाऊं? सौरभ पीछे से चिल्लाया। Oh shut up you सौरभ, अमित ने मुंह बनाकर कहा। पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगा बात, पर मेरे लिए तो रुक जा मेरे मिल्खा सिंह। सौरभ को अमित के साथ चलने के लिए दौड़ ही लगानी पड़ गई। उधर दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में मयंक पिछले 10 मिनट से मंदिर के बाहर बने खूबसूरत से गार्डन में अवनी का इंतजार कर रहा था। मयंक ने अवनी को वैसे तो अपने फ्लैट पर बुलाया था, पर कुछ सोचकर उसने अवनी को लास्ट मोमेंट फोन करके इस्कॉन मंदिर आने के लिए बोल दिया और खुद भी वहां के लिए निकल गया। मयंक अवनी का इंतजार करते हुए वहीं घास पर बैठ गया था और घास के तिनकों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। तभी उसे सामने से आती हुई अवनी दिखाई दी। लेमन कलर के फुल लेंथ अनारकली में अवनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो लेट हो गई थी और शायद इस बात की हड़बड़ाहट उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। सगाई वाले दिन मेकअप में उसका चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था, पर आज जो अवनी मयंक के सामने थी उसे देखकर तो मयंक एक पल को वो बात भूल ही गया जिसे करने के लिए उसने अवनी को पहले अपने फ्लैट पर और फिर बाद में यहाँ इस्कॉन मंदिर बुलाया था। एकदम नेचुरल, नैसर्गिक दमकता हुआ चेहरा। अवनी ने मयंक को देख लिया था और उसने मुस्कुराते हुए उसे हेलो बोल दिया था। सॉरी मयंक, वो मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। अवनी बिना किसी फॉर्मेलिटी के मयंक के पास थोड़ी सी उचित दूरी बनाकर बैठ गई। इट्स ओके अवनी, एक्चुअली सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, इतना अर्जेंटली मैंने ही तुम्हें बुलाया और फिर लास्ट टाइम पर वेन्यू चेंज कर दिया, मयंक ने धीरे से कहा। अवनी, आई होप कि तुम समझ सकोगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया बजाय मेरे फ्लैट के। मयंक ने अवनी की तरफ देखा। अरे डोंट फील सॉरी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। एक्चुअली मुझे ही तुमसे तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पूछना चाहिए था, अवनी ने कहा। मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी ये मिलना पहले से कोई प्लान नहीं था, मयंक ने अवनी को रिलैक्स फील करवाते हुए कहा। अब ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से बताओ कि ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें मथुरा से इतनी जल्दी आना पड़ा और मुझसे मिलना भी पड़ा, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे डोंट टॉक लाइक दिस, मुझे तुमसे मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, पर आज मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था बिट्टू के लिए, मयंक ने कहते हुए अपनी निगाहें नीचे कर ली थी। पता नहीं अब अवनी क्या सोचेगी कि पहली बार मिलने के लिए बुलाया भी तो अपनी बहन की वजह से, कहीं नाराज ना हो जाए, मयंक मन ही मन सोच रहा था। मयंक, उस दिन एयरपोर्ट पे मैंने सोनम को बिट्टू सिर्फ तुम्हें या सोनम को खुश करने के लिए नहीं बोला था। मैं सच में सोनम को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तुम्हें मुझसे उसके बारे में कोई भी बात करते समय ये हिचक नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं समझूंगी कि शायद मैं ही तुम्हारे भरोसे लायक नहीं हूँ। अवनी ने खुद ही मयंक के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। मयंक अवनी की इस बात को सुनकर इतना खुश हो गया था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने अवनी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे पर बहुत प्यार से अपने पहले प्यार की छुअन को छोड़ दिया। वो दोपहर का समय था, मंदिर के पट बंद थे तो ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। कुछ इक्का दुक्का लोग जो थे वो भी सब इसी तरह कहीं ना कहीं बैठे हुए बतिया ही रहे थे। कुल मिलाकर किसी का भी ध्यान इस अप्रत्याशित पर स्वाभाविक घटना पर नहीं गया था। अवनी कुछ देर के लिए अपनी नजरें नीचे किए हुए बैठी रही। अभी जो भी हुआ था दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। शायद अरेंज मैरिज में एक दूसरे के साथ खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। मयंक और अवनी दोनों ने ही एक दूसरे को अपने अपने पेरेंट्स के कहने पर पसंद किया था। दोनों ही पहली बार अपनी सगाई में ही एक दूसरे से मिले थे, तो ये हिचक अभी होना लाजमी था। मयंक को लगा कि शायद उसने कुछ ऐसा कर दिया जो फिलहाल सही नहीं था। अब सॉरी अवनी, वो मयंक लड़खड़ा रहा था आगे कुछ भी बोलने में। सॉरी कहकर मेरे इस पहले एहसास को झूठा साबित मत करो मयंक, अवनी ने अपनी शर्म से बोझिल आंखों को ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखकर धीरे से कहा। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम्हें गिल्टी फील हो रहा हो। मयंक के चेहरे पर 1000 वोल्ट के बल्ब की रोशनी फैल गई थी।
अब की बार उसने अपनी साथी अवनी को अपने गले लगा लिया और मन ही मन बोला कि माँ, वैसे तो मुझे आपके हर फैसले पर एतराज़ ही होता था, शायद इतनी जल्दी मेरी शादी के फैसले पर भी था, पर अवनी को देखने सुनने के बाद मैं आज पहली बार आपको दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू माँ, जो आपने मेरे लिए अवनी को पसंद किया। अब मुझे बताओ, क्यों इतना परेशान हो? मयंक को उसकी सोच से अवनी ने बाहर निकालते हुए पूछा। मयंक ने अपनी और सत्येंद्र जी की दिल की बात अवनी के सामने रख दी। मयंक की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो मयंक के गाल खींचते हुए बोली, मैं तो ये बहुत पहले से जानती थी मयंक। क्या? पर कैसे? मैंने तो तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मयंक हैरान हो गया था। वो इसलिए कि मेरे होने वाले प्यारे प्यारे, थोड़े से शर्माने वाले और जुबान से ज्यादा आंखों से बात करने वाले पतिदेव जी सगाई के दिन ही तुम्हारे चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। तुम भले ही मुंह से कुछ नहीं बोले थे, पर तुम्हारी आंखें बिना बोले ही सब बता रही थी। और सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी जो तुम सोच रहे थे। अवनी मुस्कुराते हुए बोली। अवनी, तुम्हें फैशन डिजाइनर नहीं साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए था। झट से सामने वाले के मन की बात को समझ जाती हो, मयंक ने हंसते हुए कहा। सबकी तो नहीं, पर कोशिश करती हूँ कि जिनसे मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ उनकी बातों को तो मैं समझ ही जाऊँ। अपनी घास के सूखे पड़े तिनकों के साथ खेलते हुए बोली। मेरे साथ तुम्हारा कनेक्शन कैसा है? मयंक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें अब भी जवाब की जरूरत है? अवनी ने भी सवाल के बदले सवाल कर दिया था। अवनी की इस बात पर मयंक मुस्कुरा उठा था। पर मयंक, मुझे ना बस एक ही बात का डर लग रहा है। अवनी ने कुछ याद करते हुए कहा। अरे डोंट वरी अवनी, इसी डर की वजह से तो हम लोग दादी और आंटी जी को अपने साथ शामिल करेंगे। मयंक ने उसे भरोसा दिलाया। लेट्स होप कि सब वैसा ही हो जैसा कि हम चाहते हैं। अवनी ने मयंक के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। बिल्कुल अवनी, मुझे बिट्टू के कान्हा जी पर पूरा भरोसा है कि वो अपनी बिट्टू के साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे। मयंक ने अवनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। अरे यार,